आज की क्लास में हम एएमआर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर। पिछले काफी समय से न्यूज में है और प्रीलिम्स में 2019 में इससे क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अब से फिर से ये दोबारा न्यूज में दिख रहा है, तो हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए और मेंस के हिसाब से करना चाहिए कि किस तरह का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलग अलग क्या पहलू हैं। देखो सबसे पहले तो देखना होगा कि ये है क्या, कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 2019 में क्वेश्चन आया था, क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें देखना होगा ये मेंस का क्वेश्चन, कि हो सकता है कि ये मेंस में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हम डील करें। तो ये जो क्वेश्चन होगा मेंस का क्वेश्चन है, इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग इस पूरे डिस्कशन के बाद इसे घर पे सॉल्व करेंगे और मैं अगली क्लास में जब आऊंगा तब मैं इसको आपको पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट बताऊंगा और इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन आज करेंगे, मेंस वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब हम आते हैं वापस से उस मुद्दे पे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, एएमआर। देखो इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा है, अगर नाम से ही देखें तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो नाम में क्या है, एंटी माइक्रोबियल, फिर लिखा है रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं, एंटी माइक्रोबियल का अर्थ होता है ड्रग्स, ये एक तरह की दवाइयां हैं, मेडिकेशन है। तो एंटी माइक्रोबियल के आगे अगर मैं ये लगा दूं कि ये ड्रग है, यहां पर ये एक दवाई है, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और फिर आगे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अर्थ होता है उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता आना, रेजिस्टेंस करना। अब इसके साथ सिर्फ एक चीज और जोड़ देनी है कि सूक्ष्म जीवियों, माइक्रोब्स में जो हमें बीमारियां करते हैं, जिनकी वजह से हमें रोग हो जाते हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है इन दवाओं के प्रति। तो एंटी माइक्रोबियल पहले तो हमें पता होना चाहिए ये ड्रग्स होती क्या है। तो देखो इन ड्रग्स का यूज किया जाता है हमारे अंदर जब इंफेक्शन होता है सूक्ष्म जीवियों का, माइक्रोब्स का। देखो हमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमें इन्फेक्शन करते हैं, जिससे हमें अलग अलग तरह की डिजीज हो जाती है। जैसे कुछ वायरस हमें इन्फेक्शन करते हैं। तो वायरस से होने वाला इन्फेक्शन कौन सा था, हमें अभी पूरी एक महामारी से निकल के आए हैं, कोविड-19, एचआईवी। ये होने वाले रोग जो हैं ये वायरस से होते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो देखो बैक्टीरिया से हमें कौन सा हो जाता है, जैसे सबसे ज्यादा जो न्यूज में चर्चा में बना हुआ है वो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी हमें क्या है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। वायरस का भी एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जो वायरस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो हमें फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वो भी वायरस का एक एग्जांपल। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमें फंगस से होते हैं, कवकों से होते हैं। तो जैसे उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिंग वॉर्म होना, एथलीट फुट होना। ये सब क्या है, इन सब से हमें बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं। और कुछ होते हैं एंड पैरासाइट्स भी हमें करते हैं, जैसे टेप वॉर्म हुआ, मलेरिया हुआ। तो ये सारे के सारे हमें अलग अलग रोग हैं, डिजीज हैं, जो हमें सूक्ष्म जीवियों से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। और इनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम दवाइयों का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं। और उन्हीं ड्रग्स को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अर्थात ये हमारे अंदर जो रोग करने के लिए, रोगाणु रोग करने के लिए आए हैं, पैथोजेंस हमारे शरीर में एंटर करते हैं, उनको ये मार देता है या उनको ये ग्रोथ नहीं करने देता। देखो होता क्या है, जब हमारे शरीर में मान लो कोई बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करेगा, तो वो हमारे शरीर के अंदर जब आता है तो वो अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। तो जब हम दवा लेते हैं, जब हम मेडिसिन लेते हैं, तो ये क्या करता है, इनकी ग्रोथ को रोक देता है या इन्हें मार देता है, या तो इनको बढ़ने नहीं देता, मल्टीप्लाई नहीं होने देता, या इनको मार देता है। तो जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं हो पाता और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको लड़ने के लिए समय मिल जाता है, वो तैयार हो जाता है तब तक। तो जो मेडिकेशन होता है, जो ये दवाइयां होती हैं, जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, वो ये काम करती हैं। तो वो इनकी ग्रोथ नहीं होने देती हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं होने देती हैं, इससे हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो ये काम है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, मिस यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं इन ड्रग्स का, तो ये जो पैथोजेंस हैं, जो ये रोगाणु हैं, धीरे धीरे उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। अर्थात वो अनुकूलन करते हैं अपना कि वो कैसे बच सके इससे। तो हो सकता है कि एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हम देते हैं उससे उनमें म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, उनके डीएनए में चेंज हो जाए।
उनका जीन परिवर्तित हो जाता है, जिससे उनमें एक क्षमता आ जाती है कि उन पर अब इन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का असर नहीं होता। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो रहता है वो है एंटीबायोटिक्स के प्रति। तो एंटीबायोटिक जो हम यूज करते हैं वो बैक्टीरिया के प्रति करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के प्रति जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में आता है उसका रीजन है हमारे द्वारा बहुत ज्यादा ओवर यूज करना, मिस यूज करना एंटीबायोटिक्स का। क्योंकि हमें कोई भी अगर कोई बीमारी होती है तो हम जल्दी से एंटीबायोटिक का यूज करने लगते हैं। तो एंटीबायोटिक बनी किसके लिए है? वो खासकर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए बनी होती है। और ये बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है कि एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और इसके सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस का, ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो गई, अर्थात टीबी के लिए जो हम दवाएं देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए, उनका अब असर ही नहीं होता लोगों पर। अर्थात बैक्टीरिया उससे मरते ही नहीं है, इनका मल्टीप्लाई रुकता ही नहीं है, तो ये इन्फेक्शन करते रहते हैं। तो ये इस तरह का क्या है कि इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें देखना क्या है कि अब ये इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ये फैलता कैसे है और इसको रोकने के हमारे क्या क्या उपाय हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये होता क्यों है, अब कारण देखते हैं सबको। अगर मैं कारण की बात करूं तो कारण के अलग अलग स्तर हैं। व्यक्तिगत स्तर हो गया, डॉक्टर्स के स्तर पर हो गया, फार्मा कंपनीज के स्तर पर हो गया। तो कई सारे स्तरों को हमें देखना होगा। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आई कि ये है क्या। फिर हमने देखा कि एंटीबायोटिक के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो किसके लिए एंटीबायोटिक बनी है, तो वो बनी होती है बैक्टीरिया के लिए। और इसी तरह देखो अन्य तरह की होती है, एंटीवायरल मेडिसिन भी होती है, ठीक है, एंटी फंगल भी होती हैं। तो इनमें भी धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता आती है, लेकिन मास लेवल पर जो चल रहा है वो कौन सा है, बैक्टीरिया के प्रति है। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। देखो होता कैसे है ये। देखो सामान्य तौर पर मान लो कि अगर ये मैं यहां पर आपको रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के संदर्भ में दिखाया, लेकिन अगर मैं सामान्य बात करूं कि ये मान लो सभी के सभी एक नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जिन्होंने हमारे शरीर में इंफेक्शन किया और इनकी संख्या बढ़ गई, तो एंटीबायोटिक का जब हम यूज करते हैं तो इनकी संख्या कम हो जाती है। और अब देखो ये जो डायग्राम दिखाया गया, ये दिखाया गया कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं। देखो यहां पर ये जो आपको इस कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे देखो ये नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, और इनमें ये दो जो हैं डार्क कलर के, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं। तो जब एंटीबायोटिक का यूज किया गया तो इन सब की देखो, सबकी लगभग इनको मार दिया है। कि जितने भी ये लाइट कलर वाले थे इनकी सबकी यहां पर डेथ होगी, एंटीबायोटिक की वजह से मार दिया एंटीबायोटिक ने इन्हें। कुछ ही बचे हैं, तो इतने हमें रोग नहीं कर सकते हैं, इनसे कोई ज्यादा हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो साथ ही साथ क्या हुआ कि यहां पर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो बच गए और उनकी संख्या बढ़नी भी शुरू होगी। इन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हुआ, और जब इन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा तो अब ये हमारे शरीर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने बताया था ना कि होता क्या है कि ये हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो देखो अब ये जो हमारे अंदर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई, और फिर देखो ये बहुत सारे बढ़ जाएंगे, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया वो तो बहुत कम रहेंगे, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इन पर अब एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। तो जब इन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा, देखो अब अगर इन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा सीरियस इंफेक्शन हो जाएंगे। अर्थात छोटी सी बीमारी है वो भी बहुत बड़ी बन जाएगी, उसका भी जल्दी की ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, और हमें लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, और उससे मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा आपका। तो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, हमें हायर डोज देनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वर्स्ट केस में डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी होती है। हर साल लाखों लोगों की मृत्यु ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। और भारत में ही देखो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कितनी डेथ हो रही है। तो ये बहुत ही क्या है, गंभीर विषय है जो हमारे सामने है। देखो ये वाला सब इससे समस्याएं होने वाली हैं, तो सीरियस इंफेक्शन होंगे, रिकवरी में लंबा समय लगेगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ जाएगा, महंगी दवाओं को लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि डेथ भी। ये सारे इसके क्या रहते हैं, प्रभाव रहते हैं। अब देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। देखो होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज करने लगते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं वो धीरे 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 उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं।
और एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ जो एंटीबायोटिक्स का यूज सिर्फ ह्यूमन ही नहीं में नहीं होता है, मतलब मानव ही नहीं करता इनका उपयोग अपने लिए, बल्कि इनका यूज जानवरों में भी होता है, पशुओं में भी किया जाता है, प्लांट्स में भी किया जाता है। तो जब इनका जानवरों में यूज किया जाता है, एनिमल्स में यूज किया जाता है, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो अब बात ये निकल के आई कि वहां किस लिए यूज होता है। तो एनिमल्स में इसका यूज होता है ग्रोथ प्रमोटर के रूप में, खासकर उन पशुओं में जिनके मीट का यूज किया जाता है, तो उनकी वृद्धि में ये हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो उनको एंटीबायोटिक्स जब दी जाती है तो वो मीट का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, और फिर वो फूड चेन के माध्यम से या जो भी उसको खाएगा उसके माध्यम से वो मानव में पहुंच जाते हैं। तो इस डायग्राम में यही दिखाया, देखो ये एंटीबायोटिक्स का यूज एनिमल्स में किया गया, और एनिमल से जो मीट हुआ उसको ह्यूमन ने कंज्यूम किया, या उनके जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका यूज किया, या उनका जो वेस्ट है वो पानी में पहुंच गया या सॉइल में चला गया, सॉइल कॉन्टेमिनेट होगी, उन सबसे भी ये क्या करेगा, हमारे अंदर पहुंच सकता है। दूसरा कि क्रॉप्स में भी यूज किया जाता है, तो क्रॉप्स में जब यूज करते हैं तो उनका भी क्या होगा, वो भी हमारे तक पहुंचती हैं, तो उससे भी हमारे अंदर ये ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जो ये मानव वाला है प्रोसेस, इसको भी समझने की जरूरत है कि हम जो मेडिसिन लेते हैं, जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो किस तरह से हमारे अंदर ये रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है। तो देखो आगे, ये 4 स्तर पर हमें देखना है। एक है इंडिविजुअल लेवल, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर का अर्थ क्या, कि जब हम लोग क्या करते हैं, खुद से ही एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ही मान लो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो मैं तुरंत से क्या करता हूं, एंटीबायोटिक ले लेता हूं। तो कोल्ड होते ही एंटीबायोटिक ले लिया, ये मिस यूज है एंटीबायोटिक का, क्योंकि कोल्ड जो होता है वो एक तरह से वायरल है, वायरस की वजह से होता है, ना कि वो बैक्टीरिया की वजह से। इट मींस हम जो वायरस से होने वाली बीमारी है उसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, जिसका यूज बैक्टीरिया के लिए करना चाहिए। तो हमने मिस यूज किया, गलत जगह उसका यूज किया, तो मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। कुछ भी मान लो हमने कोई ट्रीटमेंट लिया, कुछ दिन के लिए लिया, 2-4 दिन खुद से ही आगे बढ़ा दिया कि नहीं थोड़े दिन और ले लेते हैं। या क्या करते हैं, खुद से ही पहुंच जाते हैं मेडिकल स्टोर पर और वहां जाके कहते हैं कि हमें इस चीज की दवा दे दो। आपको नहीं पता कि कितने दिन उस दवा को लेना है, कितनी उसकी डोज लेनी है, तो उससे आप उसका क्या करते हो, ओवर यूज करते हो। और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा उनको फीस देनी पड़ेगी, तो सीधा मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहां से दवा ले लेते हैं। और एक और कारण है कि भारत में बहुत बड़ा कारण है कि स्वच्छता का ध्यान नहीं लोग रखते हैं, हाइजीन नहीं, हाथ नहीं धोते हैं बार बार। आसपास सफाई की कई बार क्या हो जाती है, सार्वजनिक स्थलों पर भी कमी देखने को मिलती है, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको क्या करना पड़ता है, फिर से मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता है, आप डॉक्टर पर जाने से बचते हैं, या आप एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज करते हो, या आप मिस यूज करते हो, वायरल इन्फेक्शन में भी आप एंटीबायोटिक का यूज करते हो। तो ये कारण है हमारे व्यक्तिगत स्तर पर, और हमें अवेयरनेस की भी कमी है, हमें जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कि इस तरह का रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है अगर हम इस तरह मिस यूज करेंगे या ओवर यूज करेंगे एंटीबायोटिक का। तो ये व्यक्तिगत स्तर की समस्या है। लेकिन डॉक्टर्स के स्केल पर भी एक समस्या है। अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर हमारा टेस्ट नहीं लिखते हैं। देखो क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक्स में दिक्कत है, मतलब जो हमारे लैब में टेस्ट होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, आप उनके पास इलाज के लिए जाते हैं, वो आपके सिम्टम्स को देखते हैं, कि आपके लक्षणों को देखकर और आपको मेडिसिन लिख देते हैं। तो मेडिसिन दो तरह की होती है, जो ये आपकी एंटीबायोटिक है, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक होती है स्पेशलाइज्ड एंटीबायोटिक, मतलब पर्टिकुलर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है एक मेडिसिन लें और कई तरह के क्या करे, बैक्टीरिया को मार दे। मतलब एक एंटीबायोटिक लेंगे वो 4-5 तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। लेकिन एक जो स्पेसिफिक होगी, जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होगी, वो किसी खास तरह के बैक्टीरिया के लिए बनेगी। तो आपको मान लिया जाए कि इन्फेक्शन हुआ, ये 4 बैक्टीरिया थे, ए बी सी डी ई, और आपको इन्फेक्शन किया सी ने। तो आपने अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ली तो वो पांचों के लिए है, इन पांचों के लिए काम करेगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम।
तो अब पांचों के लिए आपने उनको मेडिसिन दे दी या एंटीबायोटिक दे दी, तो धीरे धीरे इन सब, देखो डिजीज तो हुई थी इसकी वजह से, हमें तो चाहिए था कि ये खत्म हो, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे शरीर में, लेकिन हमने इनके लिए भी क्या किया, एंटीबायोटिक का यूज कर लिया, क्योंकि इस एंटीबायोटिक वाली मेडिसिन में ये सबके लिए भी दवा थी। तो अब इनके साथ साथ ये जो होंगे, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये भी रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। और करना क्या चाहिए था, सिर्फ इसके लिए दवा देनी। तो इसके लिए अगर हमने टेस्ट करवाया होता तो हमें पता लगता कि इसको इस ये सी वाला इंफेक्शन था, तो इसको इसीलिए दवा दी जानी चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए, इनके लिए नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर भी परीक्षण नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, और सीधा मेडिसिन को लिख दे रहे हैं, एंटीबायोटिक लिख दे रहे हैं। और दूसरा एक और चीज इस स्तर पर देखने को मिल रही है कि डॉक्टर के द्वारा जो हायर लाइन की एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं, उनको भी नॉर्मल यूज के लिए, सामान्य बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। देखो होता क्या है, अगर हमें कोई सामान्य तरह के इंफेक्शन है तो उनके लिए नॉर्मल जो एंटीबायोटिक है लोअर लेवल की, या उनको शुरुआती पीढ़ियों की, इनकी भी कई पीढ़ियां हैं, जनरेशन हैं, तो जो लोअर जनरेशन की दवाइयां हैं जो कम स्ट्रॉन्ग हैं एंटीबायोटिक्स, उनका यूज किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, तब उनके लिए उन्हें हायर डोज वाली एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। वो उनके लिए होता है जो एडमिट हो गए हैं, काफी सीरियस हैं। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि बहुत ही सामान्य बीमारियों, टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए भी थर्ड जनरेशन की या थर्ड लाइन की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज किया जाता है। जब आप उनको हायर डोज दोगे तो धीरे धीरे उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उन दवाओं के प्रति, तो उन पर फिर सामान्य दवाएं भी काम नहीं करती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मरीज को हॉस्पिटल में ही सामान्य बीमारी के लिए एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य दवाएं अब उन पर काम नहीं कर रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, डॉक्टर्स के लेवल पर अवेयरनेस की कमी है। तो पहली बात तो उनको टेस्ट लिखना चाहिए, दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स है उनका यूज नहीं करना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये सब कहां पर है, ये यहां डॉक्टर्स के लेवल पर समस्या देखने को। डायग्नोस्टिक पे तो हमने देख ही लिया कि हमें परीक्षण करने की आवश्यकता, बिना टेस्ट के हमें दवाएं नहीं लिखवानी चाहिए, या ना ही डॉक्टर को लिखनी चाहिए। इसके बाद आता है फार्मा कंपनीज। ये एक नया मुद्दा निकलकर सामने आया, फार्मा कंपनीज वाला। देखो फार्मा कंपनीज का क्या इशू है, जिन फार्मा कंपनीज में मेडिसिन का या एंटीबायोटिक्स का निर्माण हो रहा है, तो वहां से जो वेस्ट निकलता है उसकी वजह से भी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया विकसित हो रहे हैं। अर्थात वो अपने जो वेस्ट है उसका सही से उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको सही से उनका निपटान नहीं कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब उसको वो पानी में छोड़ते हैं या सॉइल में छोड़ते हैं, तो उससे धीरे धीरे जो वहां बैक्टीरिया उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। ये भी एक कंसर्न वर्तमान में उभर के आया फार्मा कंपनीज वाला। तो ये चार स्तर हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, डॉक्टर्स के स्तर पर, फार्मा कंपनीज के स्तर पर, और ये परीक्षण के टेस्ट के स्तर पर। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है या ओवर यूज हो रहा है। तो ये मेनली 5 सेक्टर हो गए, एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो गया, दूसरा हमारे जो ह्यूमन के लेवल पर है, इंडिविजुअल हो गया, टेस्ट के लेवल पर फार्मा कंपनीज और डॉक्टर के। तो ये हमारे यहाँ लेवल्स है जहां पर समस्या आ रही है। तो इन कारणों से ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं और उनके एंटीबायोटिक का उन पर असर नहीं हो रहा। तो इसके आगे देखते हैं। देखो अब किया क्या जाना चाहिए, अब हो क्या सकता है। देखो सबसे पहला तो है कि प्रिवेंशन, कि इस तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप ही ना हो। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें प्रिवेंशन करने की जरूरत है कि हमें इन्फेक्शन हो ही ना। तो हमें क्या करना होगा, हाइजीन का, साफ सफाई का, सैनिटेशन का ध्यान रखना होगा आसपास, कि इन्फेक्शन ही हो ना। और दूसरा, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम उसका यूज करने की आवश्यकता। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन। दूसरा, जो अभी हमने देखा था, जो फार्मा कंपनीज जो वेस्ट को अपने यहां से जनरेट कर रही हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनका सॉलिड मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे उस वेस्ट से रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। फिर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो हर स्तर पर है, व्यक्तिगत स्तर पर भी एजुकेशन की जरूरत है कि हम ज्यादा यूज ना करें एंटीबायोटिक्स का। डॉक्टर्स के लेवल पर यह एजुकेशन की आवश्यकता है कि उनको इस बारे में जागरूक किया जाए कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को ना लिखें। दवा लिखने से पहले आप उनको उनका टेस्ट करवाएं, ताकि पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को उनके लिए यूज किया जा सके। तो ये उनके स्तर पर भी क्या है, जागरूकता की आवश्यकता है। जो हायर लाइन की, जो उच्च जो पीढ़ी की एंटीबायोटिक्स हैं, उनका भी क्या होना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, वो बचा के रखनी चाहिए। बहुत जो सीरियस पेशेंट होंगे उनके लिए यूज किया जाना चाहिए।
सामान्य रूप से उनका यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और साथ ही हमें क्या करना है, अध्ययन की आवश्यकता, रिसर्च की भी आवश्यकता है कि वो कौन से पाथवेज है, कौन से रास्ते हैं जिनसे ये रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ इस बात पे भी रिसर्च करने चाहिए कि हमें जो हायर लाइन की, जो या यूं कहें कि उच्च क्षमता वाली एंटीबायोटिक्स है, उनको डेवलप करने की भी आवश्यकता, क्योंकि जो सामान्य एंटीबायोटिक हैं, जो उच्च पीढ़ी की जो हमारी एंटीबायोटिक है, उनका असर अब कम होता जा रहा है, नई एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही, तो उस क्षेत्र में भी रिसर्च करने की आवश्यकता। तो ये सब का सब आपको करेंगे तब जाकर क्या होगा, इस पर कुछ काबू पाया जा सकता है। और सरकार को भी इस तरह की नीतियों का निर्माण करना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पर भी इसकी आवश्यकता, इंटरवेंशन की आवश्यकता, लोगों को जागरूक किया जाए, इस प्रकार के स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए कि एंटीबायोटिक का मिसयूज ना हो पाए। मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो ऐसे ही कोई भी हमें क्या ना, बिना डॉक्टर की रिसिप्ट के बिना किसी को क्या नहीं दी जानी चाहिए, इस तरह की एंटीबायोटिक नहीं दी जानी चाहिए। तो ये सबके सब प्रावधान जब सरकार करेगी, पॉलिसी लेवल पर करेगी, तो इस पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और वर्तमान में ये बहुत बड़ा कंसर्न के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एएमआर का इश्यू था। एएमआर में हमने क्या देखा है क्या, फिर दूसरे नंबर पर हमने देखा कि उसके कारण क्या है, उसका प्रसार कैसे होता है, तीसरे लेवल पर हमने जाके देखा कि उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसी तरह आपका मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व। अब देखो ऊपर जाके बात करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां बात करते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अक्रेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। अर्थात सूक्ष्म जीवियों में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके क्या कारण है। तो देखो इसमें पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति का होना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, मतलब कुछ लोगों में आनुवंशिक कारणों से ये होता है। तो व्यक्ति में आनुवंशिक कारण से तो नहीं होता, हमारे ये कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, तो ये जेनेटिक कारण से तो नहीं होता। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने उन्हें क्या किया है, हमने जो एंटीबायोटिक्स है या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, उनका ज्यादा यूज किया, उनका मिस यूज किया, उस वजह से हुआ है, ना कि हमारे कुछ जेनेटिक या हमारे डीएनए में के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा देखो, रोगों के उपचार के लिए वैज्ञानिकों की गलत खुराकें लेना, एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। तो देखो, टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज, तो ये बात सही है। कह रहे हैं कि इलाज के लिए हम एंटीबायोटिक्स की गलत यूज करते हैं, उसका मिस यूज करते हैं। देखो यही लिखा है, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीज, मतलब रोगों के इलाज के लिए हम गलत एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, या ज्यादा यूज करते हैं, या मिस यूज करते हैं, इसका कहने का अर्थ ये। तो ये बात तो सही है, अभी हम पढ़ के आए। दूसरा देखो, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, मतलब पशुओं में इसका यूज करना, तो ये भी अभी हमने पढ़ा कि मीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हम यहां यूज करते हैं, तो ये भी सही है। अब चौथा देखो, मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज इन सम पीपल, मतलब कुछ लोगों में बहुत सारे रोग हों, उससे ये विकसित हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, डिजीज हो सकती है। होता क्यों है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये भी इसका कारण नहीं होगा। तो इट मींस कौन सा आंसर होगा, 3 और 4, सॉरी 2 और 3। तो 2 और 3 में देखो कौन सा है, ये रहा बी नंबर, कि हम एंटीबायोटिक्स का गलत यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम पशुओं में भी इसका, एनिमल्स में भी इसका यूज कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन को, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। अब बचता है क्वेश्चन हमारा ये, अब ये आपको सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो फिर भी एक बार देख लो कैसे करना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मतलब वर्तमान में ये जो एएमआर है बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आया। तो आपको बताना होगा कि एएमआर है क्या और ये किस तरह से चैलेंज उत्पन्न कर रहा है, तो ये बताना है। फिर कह रहा है कि सजेस्ट सम मेजर्स टू डील विद द इशू, कि उन उपायों के बारे में बताओ जिनसे इससे डील किया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है, तो हमने देखे थे अभी। तो आपको इससे क्वेश्चन लिखना है, फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास। तो आज के यहीं पर रुकते हैं।